हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो बेटा आज हम अपनी सीरीज़ मिशन 3000 के केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जो है आपकी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ एंड वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लेके आए हैं। ठीक है बेटा, इसमें टोटल 15 क्वेश्चंस होंगे। आप कोशिश करिएगा कि वन बाय वन पहले मेरे साथ वीडियो को पॉज करके सॉल्व करिएगा, यानी मेरे सॉल्व करने से पहले। उसके बाद अपने आंसर को चेक कर लीजिएगा। ठीक है, इससे आपको अपनी प्रिपरेशन का अंदाज़ा हो जाएगा। ठीक है, और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर इस चैप्टर के प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं, यानी जो प्रीवियस वीडियोस थी इस चैप्टर की, मिशन 3000 की बात कर रहा हूँ, ठीक है, उसको जाके पहले देखो, फिर इसको देखोगे, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। दूसरी बात, अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो को यहीं पे छोड़ के आप जा सकते हो। पहले चैप्टर को स्टडी करिए अच्छे से। ठीक है, सोर्स आपका कुछ भी हो सकता है, आपके स्कूल में पढ़ाए हुए, आपके ट्यूशन में पढ़ाए हुए, या कहीं और से। ठीक है, उसके बाद जब आप इसको करेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, ऑल्दो मैं साथ ही साथ कॉन्सेप्ट भी बताता चलता हूँ, लेकिन वो कॉन्सेप्ट उन बच्चों के लिए नहीं है, या वो बच्चे मेरे ख्याल से नहीं समझ सकते ज़्यादा बेहतर तरीके से जो फर्स्ट टाइम इस चैप्टर को यहीं से पढ़ रहे हैं मेरी वीडियो से। समझ रहे हो मेरी बात? यानी पहले आप कहीं से थोड़ा सा बस बेसिक व्यू ले लो चैप्टर का, उसके बाद ये क्वेश्चन सीरीज़ को स्टार्ट करो। मैं गारंटी से कहता हूँ कि आपको बहुत हेल्प करेगा। ये बात आपको अभी समझ में नहीं आएगी, जब आपके एग्ज़ाम होगा बोर्ड्स का, और जब आप ये सीरीज़ पूरी लगा के जाओगे अच्छे से चैप्टर पढ़ के, तब आपको समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं इसी के आसपास के क्वेश्चन रहेंगे। समझ रहे हो? चलिए स्टार्ट करते हैं। बेटा ये जो क्वेश्चन है इसमें बेसिकली मेंडलीव मॉडिफाइड पीरियोडिक टेबल के बारे में कहा गया है। तो मैं यहीं पे मैं जहाँ पे बोल रहा हूँ, एक आपको मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के यहाँ पे पीडीएफ लगा दूंगा, उसमें देख लेना मेंडलीव पीरियोडिक टेबल होती क्या है। ठीक है, लगा देता हूँ। ओके बेटा, देख लिया ना? उसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब चलिए उसके बुनियाद पे हम ये सारे क्वेश्चंस के जवाब देते हैं। देखो क्या लिखा है, हाउ मेनी पीरियड्स आर देयर इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड होते हैं? ठीक है, तो बेटा मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में बेसिकली 7 पीरियड होते हैं। समझ रहे हो ना? ओके, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? 7। ओके, लिखा है हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। अगर मेरा स्क्रीनशॉट लिया है तो आपने देख ही लिया होगा कि 8 ग्रुप होते हैं, टोटल 8। ठीक है, थर्ड क्या है, हाउ मेनी ग्रुप कंसिस्ट ऑफ नॉर्मल एलिमेंट्स एंड ट्रांजिशन एलिमेंट्स इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। अब देखो स्क्रीनशॉट लिया है ना? नॉर्मल एलिमेंट्स ग्रुप 1 से लेकर ग्रुप 7 तक नॉर्मल एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, और ग्रुप 8 में आपके ट्रांजिशनल एलिमेंट्स होते हैं। अच्छा, ट्रांजिशनल एलिमेंट्स क्या होते हैं ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स बेसिकली उन एलिमेंट्स को कहा जाता है जो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, यानी जिनकी वैलेंसी टाइम टू टाइम चेंज होती है कंपाउंड के हिसाब से। ठीक है, जो एक से ज़्यादा वैलेंसी शो कर सकते हैं। तो आपके जो नॉर्मल एलिमेंट्स हो गए, यहाँ पे लिख लो, जो आपके नॉर्मल एलिमेंट होंगे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में, वो ग्रुप नंबर 1 से लेके 7 तक लिखे जाएंगे। और आपके जो ट्रांजिशनल एलिमेंट होंगे, ट्रांजिशनल एलिमेंट, ठीक है, उनको आप लिखोगे ग्रुप 8 में। ठीक है, ग्रुप मैंने 1 से लेके 7 तक भले लिख दिया है, लेकिन वो रोमन नंबर्स में लिखा रहता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ग्रुप 8 भी रोमन नंबर्स में लिखा रहेगा मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में। फोर्थ क्या है, विच ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स वाज मिसिंग फ्रॉम मेंडलीव्स ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव की ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल से कौन सा ग्रुप मिसिंग था? तो बेटा जो नोबल गैस का ग्रुप होता है हमारी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, ग्रुप नंबर जो 18 था, ठीक है, वो मेंडलीव की ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल से मिसिंग था, क्योंकि उस वक्त तक जब मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल बनाई थी, उस वक्त तक वो सारी नोबल गैसेस इजाद ही नहीं हुई थी, यानी उनका पता ही नहीं लगा था। समझ रहे हो? तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल से कौन सा ग्रुप मिसिंग था? तो यहाँ पे आप लिख सकते हो नोबल गैस। ठीक है, नोबल गैस का जो ग्रुप था वो मिसिंग था। ओके, क्या लिखा है, व्हाट इज द नंबर ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट वर्टिकल कॉलम। फर्स्ट कॉलम का और लास्ट वर्टिकल कॉलम का नंबर क्या था? तो फर्स्ट कॉलम का ग्रुप नंबर 1 था, लास्ट वर्टिकल कॉलम का ग्रुप नंबर 8 था। समझ रहे हो अच्छे से? फर्स्ट कॉलम का वर्टिकल कॉलम का वो ग्रुप 1 था,
रोमन नंबर्स में लिख रहा हूँ। और लास्ट का क्या था, ग्रुप 8 था। फर्स्ट में क्या था आपका, नॉर्मल एलिमेंट्स था, और ग्रुप नंबर 8 में क्या था, ट्रांजिशनल एलिमेंट्स थे। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की बात हो रही है। ओके, क्या लिखा है, इन विच वर्टिकल कॉलम हाइड्रोजन इज प्लेस्ड, किस वर्टिकल कॉलम में हाइड्रोजन को प्लेस किया गया, समझ रहे हो अच्छे से। तो बेटा हाइड्रोजन को प्लेस किया गया है ग्रुप नंबर 1A में, 1 और साथ ही साथ A में। जो ग्रुप नंबर 1 देखोगे, अगर आपने स्क्रीनशॉट लिया है, वैसे लिया ही होगा, जो मैंने आपको भी एक PDF दिखाया था, ठीक है, इमेज मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का, उसमें हर ग्रुप में A और B में बटा हुआ था। तो हाइड्रोजन को कहाँ प्लेस किया गया था, ग्रुप नंबर 1A में। ओके, नेक्स्ट क्या है, व्हाट आर हॉरिजॉन्टल रोज नोन एज, हॉरिजॉन्टल रोज को क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल रोज को क्या कहते हैं, बेसिकली पीरियड कहते हैं। और वो कितने थे नंबर में, 7 थे। हॉरिजॉन्टल रोज को आप पीरियड कहते हैं, और वो नंबर में कितने थे, 7 थे। ओके, नेक्स्ट क्या लिखा है, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन द फर्स्ट हॉरिजॉन्टल रो, पहली हॉरिजॉन्टल रो में कितने एलिमेंट थे। तो बेसिकली 2 एलिमेंट हैं पहली हॉरिजॉन्टल रो में, ठीक है। अब एक चीज़ और समझिएगा, जो मैंने मेंडलीव पीरियोडिक टेबल दिखाई ना, वो ओरिजिनल मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है। हमको आंसर किस बुनियाद पे करना है, मेंडलीव्स मॉडिफाइड पीरियोडिक टेबल की बुनियाद पे, ठीक है। तो मेंडलीव की जो थोड़ा सा बाद में जो चेंज किया गया, ठीक है, उसकी बुनियाद पे वहाँ पे एलिमेंट्स कितने हो गए थे, फर्स्ट रो में 2 हो गए थे, समझ रहे हो ना। हाइड्रोजन तो था ही, साथ हीलियम भी आ गया था, बाद में उसको प्लेस कर दिया गया था। जो हम अभी पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं ना, जिसको आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हो, वो जो है एक तरीके से मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल का ही थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन है। बस फर्क ये था कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को, उसका जो पीरियोडिक फंक्शन था वो सारे एलिमेंट का एटॉमिक मास था, और जो अभी पीरियोडिक टेबल चल रही है उसको बस एटॉमिक नंबर के हिसाब से सेट किया गया था, ठीक है ना। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन द सेकेंड एंड थर्ड हॉरिजॉन्टल रोज ईच, सेकेंड और थर्ड हॉरिजॉन्टल रो में कितने कितने एलिमेंट हैं। तो 8 एलिमेंट हैं, ठीक है, सोडियम से लेके आर्गन तक ग्रुप नंबर सेकेंड में। और आपका क्या हो जाएगा, एक मिनट, नहीं वेरी सॉरी, लिथियम से लेके नियॉन तक ग्रुप नंबर सेकेंड में, और सोडियम से लेके आर्गन तक ग्रुप नंबर थर्ड में। दोनों में कितने हैं, 8 एलिमेंट है। तो आप लिख दो 8 एलिमेंट इन सेकेंड एंड थर्ड पीरियड। क्लियर है अच्छे से। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ में आ रहा है ना बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या लिखा है। लिखा है एन एलिमेंट Z हैज़ एटॉमिक नंबर 16, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन Z। Z का एटॉमिक नंबर 16 है। अब ये सब को आंसर देना है। तो बेटा जब भी आपको कुछ इस टाइप का क्वेश्चन देगा ना, फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, ठीक है। Z है, इसका एटॉमिक नंबर 16 है, तो लिख लिया जाए। चलिए K-L-M, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरे में 8 होंगे, तीसरे में 6 हो जाएंगे। 2 8 10, 10 6 16। अब चलिए लिखा है स्टेट द पीरियड एंड द ग्रुप इन विच Z बिलोंग। जितने शेल रहेगी आपके पास, पीरियड नंबर भी उतना ही रहेगा। शेल यहाँ पे कितनी है, 1 2 3 है ना, तो पीरियड नंबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ओके, ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा ज़रा देखो, ठीक है। ग्रुप यहाँ पे क्या है बताओ, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है ना, तो ग्रुप नंबर हो जाएगा 16। कितना हो जाएगा, 16। अगर 3 इलेक्ट्रॉन होते लास्ट में तो 13 हो जाता, 4 होते 14 हो जाता, 5 होते 15 हो जाता, 6 होते 16 हो जाएगा। अगर 7 इलेक्ट्रॉन होंगे लास्ट में तो 17 हो जाएगा ग्रुप नंबर। अगर 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 18 हो जाएगा। ठीक है ना, समझ गया ना अच्छे से। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा है इज जेड अ मेटल और नॉन मेटल। जेड एक मेटल है या नॉन मेटल है। तो बेटा लास्ट वाली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 हैं, ठीक है ना। अगर लास्ट वाली शेल में 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन अगर होते हैं तो इसको आप कहते हो नॉन मेटल है। क्या है, नॉन मेटल है। तो यहाँ पे लिख लो ये क्या है आपका, एक नॉन मेटल होगा।
थर्ड देखिए, कह रहा है स्टेट द फॉर्मूला बिटवीन जेड एंड एच। जेड और एच का फॉर्मूला बनाओ यानी कंपाउंड बनाओ। तो चलिए बना लेते हैं थर्ड वाला। जेड लिखा है, यहाँ पे एच लिखा। जेड की वैलेंसी नीचे लिखेंगे और हाइड्रोजन की वैलेंसी नीचे लिखेंगे। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, जेड की वैलेंसी यहाँ से पता कर लो। जेड के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हैं। इसको अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन बाहर से मंगाने पड़ेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन मंगाने पड़ेंगे, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से मंगाएगा तो वही 2 इसकी क्या हो जाएगी? वैलेंसी हो जाएगी। ठीक है ना। हाइड्रोजन में बेसिकली एक ही इलेक्ट्रॉन ही होता है, वही उसकी वैलेंसी हो जाता है। ठीक है। हाइड्रोजन के पास एक क्या है? आपका इलेक्ट्रॉन है। उसको ऑक्टेट नहीं कंप्लीट करना रहता है हाइड्रोजन को, वो अपनी ड्यूप्लेट कंप्लीट करता है, यानी अपने आउटर मोस्ट शेल में, आउटर मोस्ट शेल क्या कहूँ, एक ही शेल ही है उसके पास, उसमें उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए रहते हैं। एक उसके पास रहता है, एक वो बाहर से ले लेता है। तो जो एक वो बाहर से लेगा वही उसकी क्या हो जाएगी? वैलेंसी हो जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। Z के साथ 1 लिखेंगे, H के साथ 2 लिख देंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा? ZH2। क्लियर है अच्छे से। फोर्थ देखो, कह रहा है व्हाट काइंड ऑफ कंपाउंड इज दिस। कह रहा है ये किस तरीके का कंपाउंड है। तो बेटा जो ZH2 होगा ना, वो आपका होगा कोवैलेंट कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड होगा? कोवैलेंट कंपाउंड। कोवैलेंट कंपाउंड का मतलब समझते हो कि नहीं? बेटा कोवैलेंट कंपाउंड उस कंपाउंड को कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग से बना हुआ होता है। जो इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग से बना हुआ होता है। एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ। जैसे Z के पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है ना। तो 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन के पास कितने होते हैं आउटर मोस्ट शेल में? एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। तो एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहेगा, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहेगा। ठीक है। हाइड्रोजन ने इसके साथ शेयरिंग की, फिर इसके साथ शेयरिंग की। अब देखो हाइड्रोजन को कंप्लीट करना था अपना ड्यूप्लेट, वो कंप्लीट कर चुका है, 2 इलेक्ट्रॉन। अब जब जाहिर सी बात है, जब Z अपने इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन को देगा तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन भी तो लेगा। ठीक है, क्योंकि ताली दोनों हाथ से बचती है। अगर Z अपना दे रहा है तो साथ ही साथ हाइड्रोजन के भी इलेक्ट्रॉन को अपने पास रखेगा, लेगा। तो ये देखिए Z ने भी अपना क्या हुआ? शेल को कंप्लीट कर लिया। Z को चाहिए थे 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। हाइड्रोजन को चाहिए थे तो 2 देखिए यहाँ पे हो गए, और ये वाले हाइड्रोजन को भी चाहिए थे तो 2 यहाँ पे हो गए। तो ये जो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होती है ना, इलेक्ट्रॉन को इक्वली शेयर किया जा रहा है 2 एटम के बीच। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो कंपाउंड बनते हैं ना, उनको कहते हैं आप कोवैलेंट कंपाउंड। क्या कहते हैं? कोवैलेंट कंपाउंड। क्लियर है अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। लिखा है व्हाट इज सिमिलर इन द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ LiNaNK। कह रहा है इसमें क्या सिमिलर है। तो सिमिलर तो बहुत आसान है, देख लो, समझना बेटा सॉल्यूशन। इन तीनों में क्या सिमिलर है तो देखो मैं बता देता हूँ। लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, सोडियम का 11 होता है और पोटेशियम का 19 होता है। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख ली जाए KLMN। इसका 3 है तो 2 1 हो जाएगा, इसका 11 है तो 2 8 1 हो जाएगा, इसका 19 है तो 2 8 8 और 1 हो जाएगा। तो तीनों में सिमिलैरिटी क्या है? तीनों में सिमिलैरिटी ये है बेटा कि तीनों की जो आउटर मोस्ट शेल हैं उनके पास सिर्फ और सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, और जब 1 इलेक्ट्रॉन है तो जाहिर सी बात है तीनों की वैलेंसी भी क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। क्योंकि स्टेबल कैसे होंगे? अपने आउटर मोस्ट शेल से 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देंगे। ठीक है ना। तो अब लिखोगे ईच वन ऑफ देम हैज़ 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन in their outermost shell। ओके बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। लिखा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस रिगार्डिंग ग्रुप नंबर 17। ग्रुप नंबर 17 के रिगार्डिंग सारे
सबको आंसर करना है। लिखा है हैलोजेंस ऑफ द पीरियोडिक टेबल। फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, सॉल्यूशन देख लो। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है व्हाट आर हैलोजेंस। हैलोजेंस कहते किसको हैं? तो बेटा पहली चीज़, हाइड्रोजन कहते हैं ग्रुप नंबर 17 के सारे एलिमेंट को। इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ग्रुप 17 एलिमेंट, ठीक है, आर कॉल्ड हैलोजन। ग्रुप नंबर 17 के सारे एलिमेंट को हैलोजन कहते हैं। इट कंस्टिट्यूट, इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? फ्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है, आयोडीन आता है और एस्टिनीन आता है। क्लियर है बेटा अच्छे से? ठीक है, एस्टिनीन का सिंबल AT होता है, समझ गए? अब देखो तीसरा पॉइंट क्या लिख सकते हो कि इनके जो वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, इनके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये एक इलेक्ट्रॉन बाहर से एक्सेप्ट करते हैं, तो ये बहुत अच्छे नॉन मेटल भी होते हैं। ठीक है, तो आप लिख सकते हो दे ऑल आर नॉन मेटल्स, दे ऑल आर नॉन मेटल्स। इसमें से सभी तकरीबन नॉन मेटल्स होते हैं। ठीक है, दे हैव 7 इलेक्ट्रॉन इन देयर सॉरी बेटा, they have 7 electron in their outermost shell, so they accept 1 electron। तो इस वजह से ये 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं in order to what? In order to stabilize themselves, ताकि अपने आप को स्टेबल कर सके। ठीक है, इतने पॉइंट मेरे ख्याल से बहुत होंगे। सेकंड क्या देखो, विच ग्रुप एंड सब ग्रुप दे आर प्लेस्ड इन। इसको कौन से ग्रुप और कौन से सब ग्रुप में प्लेस किया गया है। ग्रुप नंबर तो आप कोई भी बता दोगे, यहीं पे लिखा है ग्रुप नंबर 17, तो ग्रुप नंबर तो 17 हो गया। अगर सब ग्रुप की बात करें तो बेटा सब ग्रुप, अगर आप जब भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखोगे, तो देखना ग्रुप के नीचे कुछ रोमन में लिखा रहता है। ठीक है, तो वो जो रोमन्स में लिखा रहता है ना, रोमन गिनती में, वही आपका क्या होता है, वही आपका सब ग्रुप होता है। तो इसका सब ग्रुप अगर आप अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है आपके पास अगर, तो आप उसमें देखो तो इनका सब ग्रुप क्या होगा, 7A हो जाएगा। समझ रहे हो, 7A करके लिखा होगा वहाँ पे। क्लियर है अच्छे से? तो यहाँ पे लिख लो ग्रुप नंबर 17 और सब ग्रुप का होगा तो 7A हो जाएगा। व्हाट इज देयर वैलेंसी, इनकी वैलेंसी क्या होती है? अगर इनके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हैं तो इनको बाहर से कितने इलेक्ट्रॉन और लेना पड़ेगा अपनी वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए? 1 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, क्योंकि वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो इनकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी। अच्छा, -1 क्यों हुई है? क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं। अगर 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके अपनी आउटर मोस्ट शेल को स्टेबलाइज करते, कंप्लीट करते, तो +1 हो जाती। जैसे सोडियम हो गया आपका, लिथियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सब की +1 होती है। ओके, लिखा है वाई दे आर कॉल्ड हैलोजेंस। इनको हैलोजेंस क्यों कहते हैं? तो जो बच्चे ये पूरी सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा ये हैलोजन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूँ। इनको बेटा बेसिकली हैलोजन इस वजह से कहते हैं कि इनकी जो ऑक्साइड्स और जो हाइड्रोक्साइड है वो वाटर के साथ मिलके एल्कलाइन सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है ना? नहीं, सॉरी, ये वो नहीं है। लिखा है इनको हैलोजन क्यों कहते हैं, इनको हैलोजन क्यों कहते हैं। आई एम सॉरी, मैंने गलत बता दिया। तो बेटा बेसिकली इनको हैलोजन इस वजह से कहते हैं कि जब भी ये मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं ना, इस सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, लिखो वेन एवर, यहीं पे लिख लो वेन एवर। वो मैंने कोई और उसका, मेरे जहन में कुछ और चल रहा था, मैंने उसका बता दिया था। वेन एवर दे react with metals, whenever they react with metals
दे फॉर्म सॉल्ट। बेटा हैलोजन का मतलब ही होता है, अगर मैं आपको हैलोजन को ब्रेक करके दिखाऊं, यहाँ पे लिख देता हूँ। हैलोजन बना है दो शब्द से, हैलो का मतलब होता है सॉल्ट, ठीक है, और जेंस बना है GENES से, इसका मतलब होता है फॉर्मेशन। तो हैलोजन उसको कहेंगे जो सॉल्ट का फॉर्मेशन करे। सॉल्ट का फॉर्मेशन कब करेगा? जब वो मेटल से रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट को बना देगा, ठीक है। जो मैंने आपको अभी बोला ना झटके में, जो मेरे जहन में चल रहा था, वो इस वजह से था, उसका भी मैं बता दे रहा हूँ किस आंसर क्वेश्चन का आंसर है। ग्रुप जो 1 है यानी एल्कली मेटल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात कर रहा हूँ। ग्रुप जो 1 है एल्कली मेटल, उनको एल्कली मेटल कहाँ क्यों जाता है, ये मैं उसका आंसर बता रहा था कि जो ग्रुप 1 के ऑक्साइड्स और जो हाइड्रोक्साइड हैं वो जब वाटर के साथ मिलते हैं ना, जब वो वाटर के साथ मिलते हैं तो एल्कलाइन सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। एल्कली बेसिकली उन बेसिस को कहते हैं जो वाटर में सॉल्युबल होता है। ये सारी बातें पढ़ा चुके हैं हम, ठीक है पहले। थर्ड वाला देखिए, लिखा है वाई डू दे नॉट अकर इन फ्री स्टेट। ये फ्री स्टेट में अकर क्यों नहीं करते, यानी अगर फ्लोरीन है ग्रुप नंबर 17 का तो वो सिर्फ फ्लोरीन बन के क्यों नहीं घूम सकता है, वो F2 के ही फॉर्म में क्यों रहेगा। तो बेटा इसका सीधा सा रीज़न ये है कि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। अगर ये मतलब फ्रीली एग्जिट कर ही नहीं सकते हैं, ये इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं ना कि इनको बस एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपनी आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए। ये जहाँ देखेंगे इलेक्ट्रॉन की लेने की वो है, मतलब कि अपॉर्चुनिटी है, फ़ौरन अटैक कर देंगे, फ़ौरन उस पर अटैक कर देंगे। तो इस वजह से ये फ्री स्टेट में नहीं रहते। सीधा सीधे लिख दो, बिकॉज दे आर वेरी रिएक्टिव, बिकॉज दे आर वेरी रिएक्टिव। बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं, इस वजह से हमेशा F2 Cl2 इस फॉर्म में पाए जाते हैं। और इनकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है वो भी बहुत लो होती है। लो होने की वजह से ये टूट भी जाते हैं फौरन, समझ रहे हो ना। ओके चलो नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है। स्टूडेंट ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको समझिएगा, दिमाग लगेगा इसको करने में। देखिए क्या लिखा है, लिखा है अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट एज डायरेक्टेड। सारे एलिमेंट को जैसा डायरेक्ट किया गया है वैसा इसमें अरेंज करना है, ठीक है। देखिए लिखा है अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट एज डायरेक्टेड, आर्गन, हीलियम, नियॉन, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल्स। अब देखो हीलियम फर्स्ट पीरियड का है तो इसके पास एक ही शेल होगी, नियॉन सेकेंड पीरियड का है तो इसके पास 2 शेल होगी, ठीक है। आर्गन थर्ड पीरियड का है तो इसके पास 3 शेल होगी। तो सबसे ज़्यादा किसके पास है, आर्गन के पास है, फिर नियॉन के पास है, फिर हीलियम के पास है। यानी सबसे कम हीलियम के पास होगी, फिर नियॉन के पास होगी और फिर आर्गन के पास होगी। समझ गए अच्छे से। चलो नेक्स्ट क्या लिखा है, LiFCO इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। बेटा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब होता है कि आप बाहर से किसी इलेक्ट्रॉन को किसी एटम के अंदर दाखिल कर रहे हो, डाल रहे हो। दाखिल का मतलब होता है इंटर कराना, ठीक है। तो मैं अगर ये भी कह दूं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बेसिकली आपका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ही ऑर्डर फॉलो करेगा। कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी एटम के अंदर कब दाखिल हो जाएगा, जब उस एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा रहेगी। जैसे ही वो खींचेगा न्यूक्लियस पास से, यानी न्यूक्लियर चार्ज लगा के, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा के, वैसे ही क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन अंदर घुस जाएगा एटम के। समझ रहे हो। तो यानी जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगी उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ज़्यादा होगी। समझ रहे हो। अच्छा अब बात आई कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसकी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे क्या लिखा है, Li लिखा है, लिथियम, उसके बाद कार्बन आएगा, ठीक है। ऐसे दे रहा हूँ, लेफ्ट टू राइट जा रहा हूँ पीरियड में। लिथियम, कार्बन, ऑक्सीजन, उसके बाद फ्लोरीन। फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा होगा तो इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगी। समझ रहे हो। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी फ्लोरीन सबसे बाद में होगा, यहाँ पे होगा। उसके बाद कौन आता है, उसके बाद ऑक्सीजन आएगा आपका, फिर कार्बन आएगा और फिर Li आएगा। यानी Li की सबसे कम होगी, फिर कार्बन की, फिर ऑक्सीजन की और फिर फ्लोरीन की। समझ रहे हो अच्छे से, समझ गए ना। देखो थर्ड चीज़, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम एंड सोडियम।
इनका एटॉमिक साइज के हिसाब से इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज। तो बेटा ये तीसरे पीरियड के हैं, ठीक है। पहले सोडियम आएगा, फिर मैग्नीशियम आएगा, फिर पोटेशियम आएगा, माफ़ करिएगा, हाँ पोटेशियम आएगा, फिर क्लोरीन आएगा। तो बेटा जब भी आप लेफ़्ट टू राइट जाते हो, जब भी आप लेफ़्ट टू राइट जाते हो, साइज़ क्या होता है? न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से साइज़ क्या हो जाता है? कम होने लगता है। यानी सबसे छोटा साइज़ किसका होगा? सबसे छोटा साइज़ होगा क्लोरीन का, फिर पोटेशियम का, फिर मैग्नीशियम का, और सबसे बड़ा साइज सोडियम का हो जाएगा। समझ रहे हो ना? तो यहाँ पे लिख लो, सबसे छोटा साइज क्लोरीन का, फिर पोटेशियम का, फिर मैग्नीशियम का, और फिर सोडियम का। ओके, चलिए नेक्स्ट, ClLiFn इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, यानी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की क्षमता को ही क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहते हैं। जो एटम जितना छोटा होगा वो उतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। अब इन सब में सबसे छोटा एटम कौन सा है बताओ ज़रा? LiFn और Cl में सबसे छोटा एटम कौन सा है बताना? फ्लोरीन है ना, सबसे छोटा एटम फ्लोरीन है ना। तो फ्लोरीन की देखो समझो, ClLiFCn में सबसे छोटा एटम फ्लोरीन है। अगर आप Cl को हटा दो, क्योंकि Cl जो है आपके थर्ड ग्रुप का है, सेकंड ग्रुप की माफ़ करिएगा थर्ड पीरियड का है, सेकंड पीरियड की अगर बात करो तो लिथियम होगा, उसके बाद नाइट्रोजन आएगा, फिर फ्लोरीन आएगा, ठीक है ना। इन तीनों की बात कर रहा हूँ। वैसे तो लिथियम के बाद बेरिलियम, बोरॉन, ये सब कार्बन, ये सब आते हैं, लेकिन इन तीनों में पहले लिथियम आएगा, फिर नाइट्रोजन आएगा, फिर फ्लोरीन आएगा। इन लेफ्ट टू राइट जाओगे इन तीनों में तो सबसे छोटा फ्लोरीन हो जाएगा। फ्लोरीन सबसे छोटा है तो इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज़्यादा हो जाएगी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ठीक है। अब देखो, फिर आपका आएगा N, उसके बाद आएगा Li। यहाँ पे जो मैंने एक स्पेस छोड़ा नहीं, ये क्लोरीन के लिए है। क्यों है बता रहा हूँ, क्योंकि बेटा जो क्लोरीन है ना, ये हैलोजन ग्रुप है, ग्रुप नंबर 17 का। और ग्रुप नंबर 17 में जो आपका न्यूक्लियर चार्ज होता है, जो आपका न्यूक्लियर चार्ज होता है, वो समझ लीजिए एक बहुत बड़ा डोमिनेशन फैक्टर है, जिसकी वजह से क्लोरीन का साइज भले इन दोनों से बड़ा होता है, लेकिन उसके बावजूद, यानी सोडियम और लिथियम से बड़ा होता है क्लोरीन का साइज, क्योंकि जाहिर सी बात है एक पूरी शेल ही ज़्यादा है क्लोरीन में। इन दोनों के पास कितनी है? दो शेल है, क्लोरीन के पास 3 शेल है, ठीक है। लेकिन क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इतना ज़्यादा होता है, ठीक है, जिसकी वजह से इसको इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लिथियम और सोडियम के मुकाबले बढ़ जाती है। समझ रहे हो अच्छे से? क्लियर है ना? कंफ्यूज तो नहीं हो इसमें? चलो इसके बाद समझो, ClSAlNi में इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल का इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल होती क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ नहीं माफ़ करिएगा, यानी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, एटम में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। इलेक्ट्रॉन को आसानी से बाहर कौन निकाल सकता है? जिसका साइज़ बड़ा हो, यानी इन चारों में से साइज़ देख लो, जिसका बड़ा होगा वो आसानी से निकाल देगा, ठीक है ना। पहले सोडियम आएगा, ये चारों ही एक पीरियड के हैं। पहले सोडियम आएगा, फिर एल्युमिनियम आएगा, फिर सल्फर आएगा, फिर क्लोरीन आएगा। तो लेफ़्ट टू राइट जाने पे साइज़ क्या हो जाएगा? डिक्रीज़ होगा। साइज़ अगर डिक्रीज़ होगा तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ेगा, ठीक है। यानी सबसे कम आयोनाइजेशन पोटेंशियल Na का होगा, ठीक है, फिर एल्युमिनियम का होगा, फिर सल्फ़र का होगा, उसके बाद क्लोरीन का हो जाएगा। समझ रहे हो अच्छे से? ओके, चलिए 6 वाला देखते हैं। IClBrI यानी हैलोजन ग्रुप है। अब देखिए पांचों क्वेश्चन हैलोजन ग्रुप पे है, लेकिन बस वही है कि आपको अलग अलग हिसाब से आंसर देना होगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज। अब देखो ये चारों एक ग्रुप के हैं। F सबसे पहले ऊपर आता है, फिर क्लोरीन आता है, फिर ब्रोमीन आता है, फिर आयोडीन आता है, ठीक है। तो F का साइज सबसे छोटा होगा, ठीक है। फिर कौन आएगा? Cl आएगा, फिर Br आएगा, फिर I आएगा। डाउन द ग्रुप जाने पे कोई भी ग्रुप हो साइज बढ़ता ही बढ़ता है, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है? इंक्रीजिंग नॉन मेटालिक कैरेक्टर।
यानी नॉन मेटालिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा किसका होगा। नॉन मेटालिक कैरेक्टर का मतलब क्या है, नॉन मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है ना, ताकि अपने आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट कर सके। तो इन सब में ज़्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ कौन खींच पाएगा, जिसका साइज़ छोटा होगा। यानी पहले फ्लोरीन खींचेगा, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। समझ रहे हो ना अच्छे से, ओके। तो पहले जो है सबसे कम हो जाएगा आपका नॉन मेटालिक कैरेक्टर किसका, आयोडीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर क्लोरीन का, उसके बाद फ्लोरीन का। ओके, समझ गए अच्छे से, क्लियर है ना बेटा। चलो इसके बाद लिखा है इंक्रीजिंग आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब बेटा, यानी आप इन सब चारों इलेक्ट्रॉन में से चारों एटम में से किसी में से इलेक्ट्रॉन को आसानी से बाहर निकाल सकते हो। जिसका साइज बड़ा होगा उसमें से आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जा सकता है। साइज सबसे बड़ा किसका है बताओ, साइज सबसे बड़ा है आयोडीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर क्लोरीन का और फिर फ्लोरीन का। यानी फ्लोरीन में सबसे ज़्यादा मुश्किल होगी आपको, क्योंकि इसका साइज़ सबसे छोटा है। और जब सबसे ज़्यादा मुश्किल होगी तो एनर्जी भी सबसे ज़्यादा देना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। ठीक है ना, क्लियर है अच्छे से। चलो नेक्स्ट लिखा है इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। समझना है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखा है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, यानी अगर किसी एटम में बाहर से इलेक्ट्रॉन आपको डालना है, अंदर भेजना है, ठीक है, तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी या कितनी एनर्जी रिलीज होगी जाने के बाद, उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। ठीक है, तो बेटा जिसका साइज सबसे छोटा होगा, समझो मेरी बात, जिसका साइज सबसे छोटा होगा वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ जल्दी अटैक करेगा, यानी जल्दी बाहर से अंदर बुलाएगा। सबसे ज़्यादा छोटा साइज किसका है, फ्लोरीन का है ना। सबसे ज़्यादा छोटा साइज किसका है, फ्लोरीन का है। तो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की क्षमता सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, और सबसे कम किसकी होगी, आयोडीन की। तो आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन। समझ रहे हो अच्छे से। नेक्स्ट क्या है, डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है, यानी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, फिर सबसे कम, फिर उससे कम, फिर उसके बाद लास्ट में सबसे कम। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करती है बेटा साइज़ पे। अगर साइज़ छोटा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। ठीक है, साइज़ सबसे छोटा किसका है, फ्लोरीन का है, तो इसकी सबसे ज़्यादा होगी। फिर क्लोरीन का आएगा, फिर ब्रोमीन आएगा और फिर आयोडीन आएगा। समझ रहे हो अच्छे से, ओके। देखो लिखा है यहाँ पे डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को क्या करना है, डिक्रीज करना है, लगातार लगातार क्या करना है, डिक्रीज करना है। तो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस में होगी, एक मिनट, शायद मैंने गलत लिख दिया है ऑर्डर को। देखो देखो देखो, वेरी सॉरी, ऑर्डर को मैंने उल्टा कर दिया। देखो सबसे कम जो है आयोडीन में होगी ना, तो आयोडीन को मैंने सबसे ज़्यादा दिखा दिया, तो गलत कर दिया मैंने। ठीक है, सबसे कम आयोडीन में होगी ना, तो आयोडीन को इधर लिखेंगे, फिर ब्रोमीन होगा, फिर क्लोरीन होगा, उसके बाद फ्लोरीन होगा। ठीक है ना अच्छे से। ये मैं क्या कर रहा हूँ, लिखा तो मैंने सही है जहाँ तक है, सबसे ज़्यादा, लेकिन ये इंक्रीजिंग ऑर्डर मैंने लिख दिया। इसका रिवर्स लिखो बेटा, यानी F यहीं पे होगा, F होगा, Cl होगा, Br होगा, I होगा, और फिर ऐसे लिखना है। ये करेक्ट ऑर्डर है। देखो करेक्ट ये भी है आपका, लेकिन ये आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है, आपको लिखना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ये होगा आपका जो मैंने लिखा है। क्लियर है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है बेटा। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन दे सकता है आपके एग्ज़ाम में, जितने भी मैक्सिमम मार्क्स के होते हैं उसमें ये डाल सकता है। चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए क्या लिखा है, समझेंगे। लिखा है हाउ डू द फॉलोइंग चेंज ऑन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, गिव एग्जांपल इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। पहला केमिकल रिएक्टिविटी कैसे चेंज होती है जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, उसके बाद नेचर ऑफ ऑक्साइड्स कैसे चेंज होता है।
तो इसका एग्जांपल मतलब इसको हम बता तो देंगे कि ट्रेंड कैसे चेंज होता है या कैसे बनता है, लेकिन उसके लिए एक एग्जांपल लेना पड़ेगा किसी भी एक पीरियड का, ठीक है। तो हम पीरियड नंबर 3 लेते हैं। कौन सा? फॉर एग्जांपल में क्या लेंगे? पीरियड 3, ठीक है। पीरियड 3 में कौन कौन से होते हैं? सोडियम होता है, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, ठीक है ना, फिर सल्फर, फिर क्लोरीन, उसके बाद आर्गन। तो देखो पहले कह रहा है उसकी रिएक्टिविटी सीरीज, यानी वो कितना ज़्यादा रिएक्टिव है ये बताओ, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस। पहले फर्स्ट वाला कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका? सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन, ठीक है। देखो ये सबसे ज़्यादा, ये मोस्ट रिएक्टिव क्या है? मेटल है, ठीक है। और ये मोस्ट रिएक्टिव क्या है? नॉन मेटल है। मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल है। अच्छा, मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल का मतलब है कि सिर्फ पीरियड 3 की बात हो रही है, ठीक है, उसमें कंफ्यूज मत होना। यानी ये सबसे ज़्यादा मोस्ट रिएक्टिव है, समझ रहे हो? ये आपका क्या है? मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल है। और जो बीच में आ जाता है यानी सिलिकॉन के पास जो चीज़ें रहती हैं, सिलिकॉन सबसे ज़्यादा लीस्ट रिएक्टिव है। ये क्या है? लीस्ट रिएक्टिव है, सबसे कम रिएक्टिव है, लीस्ट रिएक्टिव है। और अगर इसके आगे जाएंगे तो ये नोबल गैस है, इसके रिएक्टिवनेस का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता क्योंकि इसके आउटर मोशल कंप्लीट है। तो इसको हम मतलब लिख तो दिया है मैंने, लेकिन इसको हम कंसीडर नहीं करते हैं। अब देखो पहले क्या हो रहा है? रिएक्टिविटी डिक्रीज हुई है, उसके बाद फिर से इंक्रीज हो गई है, ठीक है। तो ट्रेंड क्या सेट हुआ? फर्स्ट रिएक्टिविटी डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस। यानी पीरियड 3 में जब आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो पहले रिएक्टिविटी डिक्रीज करेगी, उसके बाद इंक्रीज कर जाएगी। समझ गए ना? सेकंड पार्ट देखो, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स का नेचर क्या होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऑक्साइड्स के फॉर्मूले लिख देता हूँ। दो सोडियम के ऑक्साइड होगी, इसका फॉर्मूला होगा Na2O। फॉर्मूला वगैरह लिखना आना चाहिए, ठीक है। क्लास 9 में बहुत ही डिटेल में आपने पढ़ा होगा, नहीं आता तो देख लो। सोडियम की वैलेंसी 1 है, ऑक्सीजन की 2 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Na2O बन जाएगा, ठीक है। मैग्नीशियम का MgO बनेगा, एल्युमिनियम का बनेगा Al2O3। बस वही है, दोनों की वैलेंसी लिखो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। इसका बनेगा SiO2 सिलिकॉन का। फास्फोरस का बनेगा आपका P2O3, P2O5 भी होता है, ठीक है। इसके बाद होगा SO3 होगा, ठीक है। उसके बाद होगा Cl2O7। क्लियर है? तो देखो समझना आप, ठीक है। जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं बेटा, वो बेसिक होते हैं, स्ट्रांगली बेसिक होते हैं, ठीक है। समझ रहे हो? जो ये है आपका, ये होता है एम्फोटेरिक नेचर में। क्या होता है? एम्फोटेरिक का मतलब होता है कि इसमें एसिडिक कैरेक्टर भी पाया जाता है और बेसिक कैरेक्टर, यानी ये समझ लीजिए दोनों का मिक्सचर है। समझ रहे हो ना? और ये जो होता है, ये होता है स्ट्रांगली, ये बेसिक था ना, ये नॉन मेटल का ऑक्साइड है, तो ये होगा स्ट्रांगली एसिडिक। ये इसको मोस्ट एसिडिक भी कह सकते हो, मोस्ट एसिडिक। एम्फोटेरिक के इधर वाले दोनों बेसिक होंगे, इधर वाले सारे क्या हो जाएंगे? आपके एसिडिक हो जाएंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा एसिडिक क्या हो जाएगा? Cl2O7। समझ रहे हो? यानी पीरियड 3 में, हम जो कंक्लूजन लिख देता हूँ, पीरियड 3 में लेफ्ट टू राइट जाने पे, ठीक है, ऑक्साइड्स का नेचर कैसे चेंज हुआ? ठीक है, बेसिक टू एम्फोटेरिक हुआ है, यानी बेसिक से एम्फोटेरिक गया है, ठीक है। बेसिक टू एम्फोटेरिक टू एसिडिक, पहले बेसिक थी, फिर एम्फोटेरिक हुई, फिर एसिडिक हो गई इसकी ऑक्साइड्स।
पीरियड 3 में लेफ्ट टू राइट जाने पे। क्लियर है अच्छे से? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। लिखा है द एलिमेंट ऑफ वन शॉर्ट पीरियड ऑफ द पीरियडिक टेबल गिवन बिलो इन ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट दिया हुआ है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, बीच में नाइट्रोजन मिसिंग है, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। कह रहा है टू विच पीरियड डू दिस एलिमेंट बिलोंग, ये कौन से पीरियड से बिलोंग करते हैं। जितने पीरियड होंगे, माफ़ करिएगा, जितनी इसमें शेल होंगी इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए उतने ही पीरियड से बिलोंग करेंगे। तो कोई एक उठाओ, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो। जैसे फ्लोरीन का लिखोगे 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो पहले में 2 आएंगे, दूसरे में 7 आएंगे। 2 शेल है तो सेकंड पीरियड का होगा, यानी सेकंड पीरियड के ये सारे एलिमेंट होंगे। ठीक है, इतनी बार बता चुका हूँ, अब तक तो रट जाना चाहिए। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, वन एलिमेंट ऑफ दिस पीरियड इज मिसिंग। भाई अभी बता दिया था नाइट्रोजन मिसिंग है, तो लिख दो नाइट्रोजन, N लिख दो, अच्छा पूरा नाइट्रोजन। ठीक है, कहेगा व्हाट इज द मिसिंग एलिमेंट एंड वेयर शुड इट बी प्लेस्ड। तो इसको कहाँ पे प्लेस करना है। मिसिंग एलिमेंट क्या है, नाइट्रोजन है, कहाँ पे प्लेस करना है, बिटवीन C एंड O लिख दो, बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन, बिटवीन C एंड O के बीच में इसको प्लेस करना है। क्लियर है। थर्ड क्या है, विच वन ऑफ द एलिमेंट इन दिस पीरियड शोज द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन। कह रहा है इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो पीरियड में दिया हुआ है जो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो करेगा। कैटिनेशन जान लो क्या होता है पहले। कैटिनेशन उस प्रॉपर्टी को कहते हैं बेटा जिसके तहत कोई भी एटम अपनी लंबी चेन बना सकता है। मैंने क्या कहा, कैटिनेशन वो प्रॉपर्टी होती है किसी एटम की जब वो लंबी लंबी चेन बनाने लगता है। तो आपको अगर थोड़ा सा भी नॉलेज हो, आई डोंट नो है कि नहीं, तो जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिसमें कार्बन आता है वो बहुत लंबी लंबी चेन बनाता है। ठीक है, अगर आपने कभी सोप का फार्मूला देखा हो, साबुन का, ठीक है, केमिकल फार्मूला, तो उसमें रहता है C17H35ONa, ऐसे कर करके उसका सॉल्ट रहता है। ठीक है, तो यानी कैटिनेशन की प्रॉपर्टी किसके पास है, कार्बन के पास है। कैटिनेशन क्या होता है, जब भी कोई एटम अपनी लंबी लंबी चेन बनाने लगे तो उस प्रॉपर्टी को कैटिनेशन कहते हैं। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन। लिखा है प्लेस द 3 एलिमेंट्स F, BE एंड N इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लिख लेंगे बेटा, ये तो आसान है। ठीक है, अभी पिछला क्वेश्चन मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 5 जो है हम ऐसा ही करके आए हैं। तो देखो इसमें सबसे छोटा साइज किसका होगा, फ्लोरीन का होगा, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा हो जाएगी। उसके बाद किसका होगा, नाइट्रोजन का होगा, फिर उसकी हो जाएगी। सबसे छोटा साइज़ किसका होगा, BE का होगा, क्योंकि लेफ़्ट टू राइट जाने पे साइज़ क्या होता है, कम होता है। क्लियर है अच्छे से? ओके, समझ रहे हो ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा है विच वन ऑफ द अबव एलिमेंट बिलोंग्स टू हैलोजन सीरीज। इसमें से कौन सा एलिमेंट हैलोजन सीरीज से बिलोंग करता है। तो ये आपका फ्लोरीन है, लिख लो F, फ्लोरीन। क्लियर है अच्छे से? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज ऑफ 2 एलिमेंट A एंड B आर गिवन एज फॉलोज। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2 एटम की दी हुई है। कह रहा है विच ऑफ देम विल आयोनाइज मोर इजली। कह रहा है इसमें से कौन सा आयोनाइज आसानी से हो जाएगा और क्यों। कुछ जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी जिसकी इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता अपनी तरफ ज़्यादा होगी वो जल्दी आयोनाइज होगा। A और B में ज़्यादा वैल्यू किसकी है, A की है 3.79 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट होती है एनर्जी की। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो A विल आयोनाइज मोर इजली, ठीक है, बिकॉज दे हैव दैट टेंडेंसी टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन, बिकॉज they have more tendency, ठीक है, to gain 1 electron in order to complete their octet,
इन ऑर्डर टू कंप्लीट देयर शेल कह लो, ठीक है, आउटर मोस्ट शेल कह लो, आउटर मोस्ट शेल, ठीक है, एंड बिकम स्टेबल। ठीक है, राइटिंग समझ में आ रही है ना, साथ ही साथ बोल भी रहा हूँ इस वजह से। अब देखो सेकंड क्या है, कह रहा है ए बी एंड सी आर द एलिमेंट्स ऑफ अ डॉबर्नियर ट्रायड्स। कह रहा है ए बी सी अगर डॉबर्नियर ट्रायड्स के एलिमेंट हैं और एटॉमिक मास ए का दिया हुआ है 7, सी का दिया हुआ है 39, तो बी का एटॉमिक मास क्या हो जाएगा। तो इसके लिए आपको डॉबर्नियर ट्रायड्स का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। सबसे जो पीरियडिक टेबल बनने में, जो आप अभी पीरियडिक टेबल पढ़ रहे हो, वो डायरेक्ट नहीं बन गई थी, उसकी शुरुआत हुई थी डॉबर्नियर ट्रायड से। उसके बाद आया न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। पहले डॉबर्नियर आया, उसने 3 एलिमेंट का वो बनाया, वो फेल हो गया कोई कारणवश। फिर न्यूलैंड आया, उसने 8 एलिमेंट का बनाया था, वो भी फेल हो गया, 7 एलिमेंट का बेसिकली बनाया था। फिर आपके यहाँ मेंडलीव, दिमित्री मेंडलीव, जो वन ऑफ द बेस्ट साइंटिस्ट थे रशिया के, ठीक है, उन्होंने बस एक गलती कर दी थी कि उन्होंने जो है पीरियडिक फंक्शन एटॉमिक मास को ले लिया था एटॉमिक नंबर के बजाय, और उसी को करेक्ट कर दिया है किसने, हेनरी मोजले ने, और उसी की पीरियडिक टेबल अभी तक चल रही है। समझ रहे हो ना, मॉडर्न पीरियडिक टेबल। तो डॉबर्नियर ट्रायड्स का कहना था कि जो मैं 3 एलिमेंट का जो ट्रायड्स बना रहा हूँ, तिकड़ी बना रहा हूँ, इसमें जो बीच वाला एलिमेंट का जो मास होगा वो पहले वाले एलिमेंट के और तीसरे वाले एलिमेंट के मास के एवरेज के बराबर होगा। यानी अगर मास ऑफ बी निकालना हो, मास ऑफ बी, तो ये हो जाएगा आपका मास ऑफ ए प्लस में मास ऑफ सी अपॉन में 2। ये इनका कहना था। जब इनका कहना था तो अप्लाई कर देते हैं। मास ऑफ ए कितना है, 7 है, मास ऑफ सी कितना है, 39 है, अपॉन में 2 कर देते हैं। ये आंसर आएगा 46 अपॉन में 2, 2 1 जा, 2 2 जा, 2 3 जा, आंसर कितना आ गया 23। तो बी का मास कितना आ गया, 23 आ गया। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, समझना है इसको अच्छे से, दिमाग लगा के समझिएगा, अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी। लिखा है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स प्रिडिक्ट विच वन हैज़ द ग्रेटर आयोनाइजेशन एनर्जी एंड ग्रेटर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, पहले बता रहा हूँ, समझना दिमाग लगा के, ठीक है ना। देखो सॉल्यूशन, देखो अगर आप आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें, यहाँ पे लिख देता हूँ आयोनाइजेशन एनर्जी, ये क्या है आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो देखो I है और I माइनस है, एक आपका न्यूट्रल एटम है और एक आपका अनायन है, यानी एक इलेक्ट्रॉन उसने बाहर से ले लिया है। तो बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, पहले तुम ये बताओ मुझको, आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी पहले ये बताओ। देखो इसने जो है, जो I माइनस है, इसने एक इलेक्ट्रॉन बाहर से ले लिया है, जो I माइनस है उसने एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी बाहर से ले लिया है। जब वो ऑलरेडी बाहर से एक इलेक्ट्रॉन ले चुका है तो इसका मतलब क्या है, I जो है आपका वो हैलोजन ग्रुप का है, और उसने अगर एक इलेक्ट्रॉन लिया है यानी वो स्टेबल हो चुका है। और अगर स्टेबल चीज़ में से अगर आप इलेक्ट्रॉन बाहर निकालोगे, अगर कोई स्टेबल चीज़ है और उसमें से अगर आप एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालोगे तो आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी बनिस्बत उसके, यानी कंपैरिजन उससे, अगर जिसको जो अभी स्टेबल नहीं है, ठीक है ना। तो इस वजह से I माइनस की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो ज़्यादा हो जाएगी I से, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बेसिकली मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की क्षमता को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। तो कौन ज़्यादा आसानी से खींचेगा, I माइनस तो ऑलरेडी स्टेबल हो चुका है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन लेके, तो वो क्यों खींचेगा अपनी तरफ। तो ज़्यादा क्षमता किसकी होगी इलेक्ट्रॉन को खींचने की, I की ज़्यादा होगी। तो I की ज़्यादा होगी I माइनस से, समझ गए। सेकेंड वाला देखो बी एंड सी। अच्छा बी और सी अल्फ़ाबेट मत मान लेना, ठीक है, बी और सी आप अल्फ़ाबेट मत मान लेना। बी आपका बोरॉन है, सी कार्बन है। बोरॉन कार्बन में छोटा साइज़ किसका होगा, लेफ़्ट टू राइट जाते हो ग्रुप में तो जो बाद में आता है उसका साइज़ छोटा होता है, यानी कार्बन का साइज़ छोटा होगा। अगर कार्बन का साइज़ छोटा है तो इसका मतलब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना ज़्यादा मुश्किल होगा, यानी उसकी आयनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगी बी के मुकाबले में। तो सी इज़ ग्रेटर देन बी।
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की क्षमता। इलेक्ट्रॉन वही एटम आसानी से अपनी तरफ खींच पाएगा जो छोटा होगा, ठीक है ना। यानी C छोटा है, अभी बताया था मैंने, तो C ज़्यादा आसानी से खींच पाएगा B के मुकाबले में, ठीक है। ये वाला देखो Li और Li प्लस। देखो Li आपका एक न्यूट्रल एटम है। Li प्लस का मतलब है कि वो एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर चुका है। एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करके Li जो होता है वो स्टेबल हो जाता है, क्योंकि Li के पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन उसने बाहर निकाल दिया, तो उसके पास अब 2 इलेक्ट्रॉन बचे, यानी वो ड्यूप्लेट हो गया है। ये अपनी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं करता, ये अपनी ड्यूप्लेट कंप्लीट करता है, ठीक है, क्योंकि उसके पास 2 शेल थी, एक इलेक्ट्रॉन तो उसने भगा दिया, तो अब फर्स्ट वाली शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 तो होने नहीं चाहिए, ठीक है। यानी ये आपका स्टेबल हो गया, ये है, ठीक है। जब आप इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालोगे ना, तो आपको ज़्यादा एनर्जी देनी, ठीक है, मुकाबले में उसके अनस्टेबल है। यानी Li प्लस की जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो ज़्यादा होगी Li से। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की क्षमता। Li प्लस तो बेटा अब स्टेबल हो गया है ना, Li प्लस तो अब स्टेबल हो गया है, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्यों खींचेगा, ये तो स्टेबल हो गया है, तो ज़्यादा क्षमता किसकी होगी, Li की होगी, बनिस्बत किसके, Li प्लस के। समझ रहे हो अच्छे से, ओके। चलिए स्टूडेंट, इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, समझिएगा। देखो क्या लिखा है, लिखा है 2 डिफरेंट एलिमेंट्स A and B हैव एटॉमिक नंबर 12 and 14 रिस्पेक्टिवली। राइट डाउन द ग्रुप ऑफ पीरियडिक टेबल टू विच दे बिलोंग। ठीक है, A और B का ग्रुप बताना है, तो ग्रुप तो बता लेंगे, उसके लिए आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे। पहले 12 के लिए लिख दो, ये कितना हो जाएगा, 2 8 2 हो जाएगा। फिर 14 के लिए लिख दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 8 4 हो जाएगा। ये आपका A है, ठीक है, और ये आपका B है, ये KLM है, ओके। अब देखो जिसके लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है ना, उसका हो जाएगा ग्रुप नंबर 2, ग्रुप सेकेंड। और जिसके लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसका ग्रुप हो जाएगा 14। 4 नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ग्रुप नंबर 3 से लेकर 12 तक ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, वो आपको अभी नहीं पढ़ने, क्लास 11 में पढ़ने हैं। जिसके आखिरी में 4 आ रहा है उसके क्या हो जाएंगे, 14। अगर 3 आता तो 13 हो जाता ग्रुप नंबर, ठीक है। लिखा है प्रिंसिपल ऑक्सीडेशन स्टेट, तो जितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, वही आपके प्रिंसिपल ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएंगे, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, A का हो जाएगा आपका 2 या +2 कह सकते हो। समझ रहे हो बेटा कि नहीं समझ रहे हो, पहले ये बताओ। और B का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। प्लस में लिखते हैं बेसिकली, ठीक है, प्लस में बेसिकली इसीलिए लिखते हैं कि हम मानते हैं कि 4 इलेक्ट्रॉन ये लूज़ करेगा, और ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा स्टेबल होने के लिए, ठीक है ना। 2 और 4 लिख दे तो भी चल जाता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्या है, द फार्मूला ऑफ द सिंपलेस्ट क्लोराइड्स, उनके सिंपलेस्ट क्लोराइड का फार्मूला, तो यहाँ भी लिख लेते हैं। A लिखा, Cl लिखा। A की वैलेंसी कितनी है, 2 है, क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आंसर कितना आ जाएगा, ACl2, ओके। अब B की लिख लो, B की वैलेंसी कितनी होगी। अब देखो इसके लिए आसानी क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन देगा या 4 इलेक्ट्रॉन लेगा स्टेबल होने के लिए, दोनों एक ही बात हुई ना बेटा, तो इसकी वैलेंसी 4 हो जाएगी। क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, ठीक है, B1Cl4 यानी BCl4। 1 हम नहीं लिखते हैं, ठीक है, 1 को इग्नोर मार देते हैं, क्या हो गया, BCl4 हो गया, ओके। देखिए क्या लिखा है, लिखा है द क्लोराइड ऑफ 1 इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मॉल्टन स्टेट वाइल द अदर विच इज लिक्विड इज नॉट। कह रहा है इसमें से एक क्लोराइड मॉल्टन स्टेट में गुड कंडक्टर है, बल्कि जो दूसरा वाला है वो लिक्विड स्टेट में है और वो गुड कंडक्टर नहीं है इलेक्ट्रिसिटी का। ऐसा क्यों, तो बेटा ऐसा इसलिए है, समझना मेरी बात, सॉल्यूशन देख लो इसका, डी का। ऐसा इस वजह से है क्योंकि जब कोई चीज़ मॉल्टन स्टेट में होती है ना, तो वो बनाती है इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड, और इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड का मतलब है कि उसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है पूरी तरीके से। और जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है ना, तो वहाँ पर मौजूद होता है फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या मौजूद होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन। और फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है, यानी इलेक्ट्रिसिटी का जो वो है, जो चक्र है वो चल जाता है। इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, और फ्लो कब होगा इलेक्ट्रॉन का, जब वहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्री मौजूद होगा, ठीक है। लेकिन जो लिक्विड में है बेटा, ठीक है,
जो लिक्विड क्लोराइड है इसकी वो बनाती है कोवैलेंट बॉन्ड, और कोवैलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते हैं। ठीक है, तो आप लिखोगे इन मॉल्टन स्टेट, ठीक है, इट फॉर्म्स, इन्होंने क्या बनाया है, मॉल्टन स्टेट में इट फॉर्म्स इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड। ठीक है, वेयर, जहां पे देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी होती है, जो कि कॉज करती है कॉजिंग इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन। ठीक है, अब लिखोगे ऑन द अदर हैंड, और दूसरे हाथ पे ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ क्या है बेटा, ऑन द अदर हैंड इन लिक्विड स्टेट इट फॉर्म्स कोवैलेंट कंपाउंड। ठीक है, लिखोगे वेयर देयर इज नो अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लिखोगे कॉजिंग नो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन। समझ गए, दिखाई दे रहा है ना, कह रहा है, लिखा है जब मॉल्टन स्टेट में होता है वो, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बनाता है। जब इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बनाएगा तो वहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी। और जब कोवैलेंट कंपाउंड बनाता है तो वहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है। ओके बेटा, चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो स्टूडेंट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 हमसे हमारा क्या कह रहा है। लिखा है फर्स्ट पार्ट, एन एलिमेंट हैज़ एन एटॉमिक नंबर 16, एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 16 दिया हुआ है। पूछा है स्टेट द पीरियड टू विच इट बिलोंग्स, कह रहा है ये कौन से पीरियड से बिलोंग करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पीरियड पता करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन देख लीजिए। फर्स्ट वाला है बेटा 16, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, यानी एटॉमिक नंबर है, माफ़ करिएगा। तो KLM, पहले में 2 हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 6। अगर लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन हैं तो ग्रुप नंबर क्या होगा बेटा, बताओ दिमाग लगा के, ग्रुप नंबर क्या होगा। ग्रुप नंबर 16 हो जाएगा, लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, पीरियड पूछा है, तो जितनी नंबर ऑफ शेल होंगी उतना पीरियड हो जाएगा। यहाँ पे कितनी शेल मौजूद हैं, KLM 3 शेल मौजूद हैं, तो पीरियड भी कौन सा हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्या है देखिए, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने हैं, 6 हैं, तो ये 6 हो जाएगा आपका। लिखा है सी पार्ट, वेदर इट इज़ अ मेटल और नॉन मेटल, ये मेटल है या नॉन मेटल है। अब देखो लास्ट वाला जो शेल है ये कैसे कंप्लीट होगा, 6 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, 2 इलेक्ट्रॉन हम बाहर से लेंगे तभी तो आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होगा, तभी तो ये स्टेबल होगा, कंप्लीट होगा। यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से लेगा, यानी 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। और जो भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं स्टेबल होने के लिए, उसको आप क्या कहते हैं, नॉन मेटल कहते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, नॉन मेटल हो जाएगा। क्लियर है अच्छे से। अब देखो सेकंड पार्ट क्या है, लिखा है विद इन अ ग्रुप, एक ग्रुप के अंदर, वेयर शुड यू एक्सपेक्ट टू फाइंड द एलिमेंट विद द ग्रेटेस्ट मेटालिक कैरेक्टर, सबसे ज़्यादा मेटालिक कैरेक्टर किसका होगा एक ग्रुप के अंदर। तो मैं एक ग्रुप आपको सिंपल सा लिख देता हूँ, पहले ही ग्रुप लिखूंगा, ठीक है। सेकेंड का ए पार्ट, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। तो जैसे ही आप डाउन द ग्रुप आओगे मेटल का साइज बढ़ता जाएगा, ठीक है, एलिमेंट का साइज बढ़ता जाएगा, और जो जितना बड़ा एलिमेंट होगा वो उतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर पाएगा,
और जो जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर पाएगा वो उतना अच्छा मेटल कहलाएगा। यानी डाउन द ग्रुप जाने पे आपका जो मेटालिक कैरेक्टर है वो बढ़ता है। ठीक है, तो लिखा है द ग्रेटेस्ट मेटालिक कैरेक्टर, सबसे ज़्यादा मेटालिक कैरेक्टर किसका होगा, तो जो सबसे नीचे बैठा होगा उसका होगा। ठीक है, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, द ग्रेटेस्ट मेटालिक कैरेक्टर विल बी ऑफ दैट एलिमेंट विच इज एट द बॉटम ऑफ द ग्रुप। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बॉटम ऑफ द ग्रुप में जो एलिमेंट होगा उसी का सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा, मेटालिक कैरेक्टर हो जाएगा, बॉटम ऑफ द ग्रुप। सेट क्या है, द लार्जेस्ट एटॉमिक साइज, सबसे बड़ा साइज किसका होगा, तो ये भी वही है, जो सबसे नीचे होगा जिसमें नंबर ऑफ शेल सबसे ज़्यादा होंगे उसका एटॉमिक साइज भी सबसे ज़्यादा हो जाएगा। तो ये आपको कहाँ मिलेगा, जिसका सबसे बड़ा एटॉमिक साइज है, तो ये भी आपको मिलेगा बॉटम ऑफ द ग्रुप में, बॉटम ऑफ द ग्रुप। समझ रहे हो बेटा अच्छे से। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा। अच्छा बेटा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसको समझिएगा थोड़ा सा, इसका सोल्यूशन मैं इसी में बता देता हूँ। लिखा है विद रेफरेंस टू फर्स्ट 3 पीरियड्स ऑफ द मॉडर्न पीरियडिक टेबल आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बिलो। कह रहा है राइट द फॉर्मूला ऑफ द सल्फेट ऑफ द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 13। कह रहा है एक ऐसा एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 13 है उसके सल्फेट का फॉर्मूला लिखो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए 13 किसका एटॉमिक नंबर होता है। 13 होता है बेटा एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर, एल्युमिनियम का Al का। तो इसका आप वो लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 3, यानी इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन हैं। तो इसके लिए आसानी क्या रहेगी स्टेबल होने के लिए, 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे या 5 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले। तो बेटा आसानी तो यही पड़ेगा कि 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, यानी ये मेटल होगा। समझ रहे हो ना। अच्छा, 3 इलेक्ट्रॉन किसी को देगा तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, Al की 3 हो जाएगी। इसके सल्फेट का फॉर्मूला लिखने को कह रहा है। तो जो सल्फेट होता है यानी SO4 उसकी वैलेंसी होती है 2। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आंसर क्या आ जाएगा, Al2 SO4 थ्राइस, Al2 SO4 थ्राइस। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट पार्ट क्या है, नेम द एलिमेंट विच हैज़ द हाईएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल। सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन पोटेंशियल किसका होगा, यानी सबसे ज़्यादा एनर्जी किसको देनी पड़ेगी उसके एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो फर्स्ट पीरियड का एलिमेंट होगा वो, क्योंकि वो सबसे छोटा होता है, फर्स्ट पीरियड का एलिमेंट सबसे छोटा होता है। और फर्स्ट एलिमेंट में भी वो हीलियम होगा, नोबल गैस होगा, क्योंकि जो ऑलरेडी स्टेबल है जब आप उसका एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना चाहोगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, हीलियम हो जाएगा। क्लियर है अच्छे से। थर्ड पार्ट देखिए क्या कह रहा है, लिखा है व्हाट फीचर्स ऑफ द एटॉमिक स्ट्रक्चर अकाउंट्स फॉर द सिमिलैरिटीज इन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट इन ग्रुप 17 ऑफ द पीरियडिक टेबल। कह रहा है क्या फीचर एटॉमिक स्ट्रक्चर का आपको सिमिलर दिखेगा जैसे ही आप ग्रुप 17 में जाते जाओगे। तो बेटा सबसे कॉमन फीचर आपको यही देखेगा कि उनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो सब में सेम होंगे, यानी 7 7 7 7 होंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टिनिन का। ठीक है, समझ रहे हो। और बेटा वो एक इलेक्ट्रॉन बाहर से एक्सेप्ट करेगा ताकि वो अपनी आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट कर सके। तो यही जो सिमिलरिटी है केमिकल प्रॉपर्टी की, ये थ्रू आउट आपको ग्रुप 17 में दिखाई देगी। क्लियर है बेटा अच्छे से। नेक्स्ट पार्ट देखिए क्या कह रहा है, लिखा है हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 18। कह रहा है जिसका एटॉमिक नंबर 18 है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में प्रेजेंट रहेंगे। तो 18 के लिए आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए। कैसे लिखेंगे, KLm, पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में भी 8, यानी लास्ट वाली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद है बेटा, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन थोड़े से मौजूद हो गए। क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, लिखा है व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट इन द थर्ड पीरियड विच गेन 1 इलेक्ट्रॉन टू चेंज इनटू एन आयन। कह रहा है 3rd पीरियड का एलिमेंट जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन बाहर से एक्सेप्ट करेगा, वो एक इलेक्ट्रॉन बाहर से एक्सेप्ट करेगा ताकि वो अपनी आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट कर सके। तो यही जो सिमिलरिटी है केमिकल प्रॉपर्टी की, ये थ्रू आउट आपको ग्रुप 17 में दिखाई देगी। क्लियर है बेटा अच्छे से। नेक्स्ट पार्ट देखिए क्या कह रहा है, लिखा है
जो एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके अनायन में चेंज हो जाता हो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ, वो भी थर्ड पीरियड का। यानी बेसिकली ये क्लोरीन की बात कर रहा है अगर इनडायरेक्टली आप मुझसे पूछे तो बेटा क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। लिख दो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन KLM करके, पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 7। क्लियर है अच्छे से। नेक्स्ट वाला देखिए, लिखा है व्हाट इज द नेम गिवन टू द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन एटम इन इट्स आइसोलेटेड गैसियस स्टेट एक्सेप्ट्स एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म एन आयन। कह रहा है यानी एक एटम अगर आइसोलेटेड गैसियस स्टेट एक्सेप्ट करता है बाहर से तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसको आप क्या कहते हैं। यानी एक एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन को डाला जा रहा है और जो एनर्जी रिलीज होगी उस एनर्जी का आपसे नाम पूछ रहा है, तो इसको कहते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन। इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्लियर है। नेक्स्ट वाला देखिए, लिखा है व्हाट टाइप ऑफ बॉन्डिंग विल बी प्रेजेंट इन द ऑक्साइड ऑफ द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 1। एटॉमिक नंबर 1 हाइड्रोजन का होता है। हाइड्रोजन जब भी किसी भी एलिमेंट के साथ बनाएगा, क्या बनाएगा? हाइड्रोजन जब भी किसी भी एलिमेंट के साथ बॉन्डिंग करेगा यानी कंपाउंड बनाएगा तो वो ज़्यादातर कोवैलेंट कंपाउंड ही बनाएगा। ऑक्सीजन के साथ भी वो क्या बनाता है? कोवैलेंट कंपाउंड ही बनाता है। ठीक है, यानी बेसिकली वाटर की बात कर रहा है, प्रेजेंट इन द ऑक्साइड ऑफ द एलिमेंट विद एटॉमिक। अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? वाटर बनाएगा ना। वाटर का स्ट्रक्चर देख लो कैसा होता है, कुछ इस टाइप का होता है। ऑक्सीजन यहाँ पे रहता है, ऑक्सीजन के पास आखिरी वाले शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे, 6 यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे रहता है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे रहता है, ये इसके साथ बॉन्डिंग करता है, ये इसके साथ बॉन्डिंग करता है। ठीक है, और ऑक्सीजन जो है, अब जाहिर सी बात है अपने इलेक्ट्रॉन अगर शेयर करवा रहा है तो बदले में हाइड्रोजन के भी तो इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा ऑक्सीजन, तो कोवैलेंट बॉन्डिंग के थ्रू अपना ये स्ट्रक्चर बना लेता है यानी कि वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? कोवैलेंट बॉन्डिंग। क्लियर है अच्छे से? ओके, चलिए इसके बाद बेटा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, समझिएगा। देखिए क्या लिखा है बेटा, लिखा है व्हाट इज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है क्या? उसके बाद कह रहा है नेम द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। पहले ट्रांजिशन सीरीज के सारे एलिमेंट को लिखना है। तो बेटा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ ये है कि जो हमारा बेस होगा पीरियोडिक टेबल को सेट करने के लिए वो होगा हमारा एटॉमिक नंबर। ठीक है, जो दिमित्री मेंडेलीव थे जो कि बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट थे रशिया के, उन्होंने जो बेस इस्तेमाल किया था वो एटॉमिक मास इस्तेमाल किया था और उसी की वजह से सारी चीज़ें गड़बड़ा गई थी आगे जाके, ऑल्दो ही वॉज अ वेरी जीनियस साइंटिस्ट। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है बेटा? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ स्टेट्स दैट मॉडर्न पीरियोडिक लॉ स्टेट्स दैट, ठीक है, एटॉमिक नंबर इज द पीरियोडिक फंक्शन इन द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, या सीधा सीधा अपनी लैंग्वेज में लिख लो कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ स्टेट्स दैट एटॉमिक नंबर इज द पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है। एटॉमिक नंबर जानते हो ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कहते हैं। तो एटॉमिक नंबर इज द पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है, टू स्टडी केमिकल प्रॉपर्टीज, टू स्टडी केमिकल एंड फिजिकल properties of the element in the periodic table, क्लियर है बेटा? ये फर्स्ट हो गया। सेकंड चीज क्या पूछ रहा है आपसे, कह रहा है नेम द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, पहली ट्रांजिशन सीरीज। तो बेटा जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है ना वो एटॉमिक नंबर 21 से लेकर के 30 तक होती है। उसका सिर्फ आपको नाम लिखना है तो मैं नाम लिख देता हूँ। 21 होता है बेटा स्कैंडियम का,
ठीक है, स्कैंडियम का 21, उसके बाद टाइटेनियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, ठीक है, उसके बाद क्रोमियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, उसके बाद मैंगनीज, ठीक है, मैंगनीज, उसके बाद आयरन, फिर कोबाल्ट, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, उसके बाद निकिल, फिर कॉपर, ठीक है, उसके बाद जिंक। ये 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30 ये होते हैं आपके पहले ट्रांजिशन सीरीज के सारे एलिमेंट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, कह रहा है हु गेव मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ किसने दिया था? तो जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया था उस साइंटिस्ट का नाम था हेनरी मॉजले। क्या नाम था? हेनरी मॉजले। क्या नाम था? हेनरी मॉजले। ओके, नेक्स्ट क्या है लिखा है, व्हाट इज मीन्ड बाय ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल। ग्रुप किसको कहते हैं पीरियोडिक टेबल में? तो जो आपके वर्टिकल कॉलम होते हैं ना, जो खड़े खड़े कॉलम होते हैं पीरियोडिक टेबल में, उसी को ग्रुप कहते हैं। तो आप लिखोगे वर्टिकल कॉलम इन पीटी यानी पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड ग्रुप। ठीक है, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल कर लिया क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं थी, जगह थी बल्कि, लेकिन मैंने कर दिया है। उसके बाद क्या लिखा है? लिखा है हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन सेकेंड एंड थर्ड पीरियड। सेकेंड और थर्ड पीरियड में कितने कितने एलिमेंट हैं? तो सेकेंड पीरियड में भी 8 एलिमेंट है, थर्ड पीरियड में भी 8 एलिमेंट है। तो 8,8 इसका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट भी है, क्या कह रहा है? कह रहा है नेम द फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट ऑफ द पीरियड। तो समझो सेकेंड पीरियड का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो है लिथियम। ठीक है, और जो लास्ट है सेकेंड पीरियड का जो सबसे लास्ट एलिमेंट है वो है नियॉन। ठीक है, थर्ड पीरियड की अगर बात करें तो फर्स्ट एलिमेंट है सोडियम और जो लास्ट एलिमेंट है वो है आर्गन। समझ गया बेटा? सिंबल लिखा है, ध्यान रखना है। Li फॉर लिथियम, Ne फॉर नियॉन, Na फॉर सोडियम, Ar फॉर आर्गन। क्या लिखा है? व्हाट इज द शॉर्टेस्ट पीरियड इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में सबसे छोटा पीरियड कौन सा है? तो पीरियड नंबर 1 है, पीरियड 1 है फर्स्ट पीरियड। कौन कौन से होते हैं उसमें? उसमें सिर्फ हाइड्रोजन आता है और हीलियम आता है। हाइड्रोजन ग्रुप 1 का है, इसकी वैसे पोजीशन कंट्रोवर्शियल है लेकिन आप मान लो ग्रुप 1 का है। हीलियम क्या है? ग्रुप 18 का है। नेक्स्ट क्या लिखा है? कह रहा है इन विच पीरियड मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर प्रेजेंट। कह रहा है किस पीरियड में सबसे ज़्यादा एलिमेंट होते हैं? तो बेटा उसका आंसर है 6th एंड 7th पीरियड में। 6th एंड 7th पीरियड में कितने एलिमेंट होते हैं? दोनों में 32 एलिमेंट्स होते हैं, 32 एलिमेंट्स ईच, यानी दोनों में 32 एलिमेंट्स होते हैं। क्लियर है अच्छे से? चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बेटा, समझना थोड़ा सा। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, लिखा है व्हाट इज शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट किसको कहते हैं? तो बेटा इसको क्वेश्चन को करने से पहले, डेफिनेशन लिखवाने से पहले समझ लो शील्डिंग इफेक्ट होता क्या है, समझना। ठीक है, जैसे बेटा जैसे आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं किसी भी एटम में, जैसे आप डाउन द ग्रुप या कहीं भी जाओ, ठीक है, समझना मेरी बात। वैसे क्या होता है बेटा, जो आपका जो ये है यानी जो न्यूक्लियस पे चार्ज है, जिसको आप न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं, वो भी बढ़ता जाता है। ठीक है, क्योंकि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो उसको मेंटेन करने के लिए किसी भी एटम में क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बढ़ते हैं। जैसे आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हो, जैसे जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ते हैं। ठीक है ना, एटम में। अच्छा, यानी ये जो न्यूक्लियस पे चार्ज होगा ना, ये बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब देखो मान लो यहाँ पे है आपकी आउटर मोस्ट शेल। ये कौन सी है? आउटर मोस्ट शेल है, मान लो यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, मान लो एक ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, इससे पहले भी तो इलेक्ट्रॉन हो गए जिसको आप पेनल्टीमेट शेल कहते हैं, यानी आउटर मोस्ट शेल से जो पहले के शेल है उनको आप पेनल्टीमेट शेल कहते हैं। इसमें भी तो इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे, तो यहाँ पे मान लो इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक तरीके का शील्डिंग इफेक्ट बनाने लगते हैं। शील्डिंग इफेक्ट किस पे बनाते हैं? इस इलेक्ट्रॉन पे।
दो चीज़ें होती हैं। एक चीज़ तो ये होती है कि ये वाले इलेक्ट्रॉन और ये वाले इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्जन होने लगता है। क्या होने लगता है? रिपल्जन, यानी एक दूसरे को दूर फेंकने लगते हैं ये। अब जाहिर सी बात है, दोनों ही इलेक्ट्रॉन हैं, दोनों का नेगेटिव चार्ज है, तो जितने भी लाइक होते हैं ना, जितने भी लाइक होते हैं, लाइक चार्जेस, वो एक दूसरे को रिपल करते हैं, यानी एक दूसरे से दूर फेंकते हैं। एक चीज़ ये होती है। और दूसरी चीज़, ये जो न्यूक्लियर चार्ज है ना, ये न्यूक्लियर चार्ज पे पूरा पूरा क्या कर लेते हैं, एक तरीके का कब्जा कर लेते हैं। कब्जा क्यों कर लेते हैं? क्योंकि इनकी तादाद थोड़ा ज़्यादा होती है। तो जो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, वो इस इलेक्ट्रॉन तक पहुंच ही नहीं पाता है। या ऐसा समझो, ये तो शायद गलत हो गया, पहुंच नहीं पाता है, यानी जितना पहुंचना चाहिए था उतना नहीं पहुंच पा रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा फ्री हो जाता है और बाहर जा सकता है। ठीक है। सेकंड चीज आपसे पूछ रहा था कि हाउ डज इट गवर्न द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एटम। वही चीज है कि शील्डिंग इफेक्ट की वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी कैसे रिलेट करेगी या कैसे वेरी करेगी, कैसे चेंज करेगी। तो जैसे ही शील्डिंग इफेक्ट होगा ना, ये वाला इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा फ्री महसूस करने लगेगा। आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसकी बात कर रहा हूँ, या वैलेंस इलेक्ट्रॉन कह लो। ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, थोड़ा सा फ्री महसूस करने लगेगा, और फ्री महसूस करेगा तो ये बाहर चला जाएगा आसानी से। जैसे ही बाहर जाएगा ये आसानी से, इसका मतलब इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम हो गई शील्डिंग इफेक्ट के होने की वजह से। समझ रहे हो अच्छे से? ओके। अब इसी चीज को आपको थोड़ा सा क्या लिखना है, थोड़ा सा लिखना है। ठीक है, तो आप लिखोगे, देखो इसका लिखना क्या लिखोगे, लिखोगे इट इज अ फिनोमिना, इट इज अ फिनोमिनॉन, ये एक फिनोमिना है। ठीक है, दैट अकर्स, इट इज अ फिनोमिना दैट अकर्स विद इन अ एटम, यानी विद इन एटम, ये एटम के अंदर ही होता है, बाहर नहीं होता है। विद इन एटम्स, within atoms and influences the ionization energy of the atom, and influences the ionization energy of atoms। समझ रहे हो? यानी एक ऐसा फिनोमिना है जो एटम के अंदर ही होता है और जिसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी इन्फ्लुएंस होती है, यानी अफेक्ट होती है। क्लियर है? ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या लिख सकते हो, इसके बारे में और क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो कि ये एबिलिटी है किसकी, इनर इलेक्ट्रॉन्स की, टू शील्ड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आप लिखोगे इट इज, लिखो इट इज रिलेटेड टू, इट इज रिलेटेड टू द एबिलिटी ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स, यानी ये पेनल्टीमेट शेल में जो प्रेजेंट है इनकी बात हो रही है। इनर इलेक्ट्रॉन टू शील्ड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द फुल effect of positive charge, from the full effect of positive charge in the nucleus। समझ रहे हो ना? जो मैंने चीज़ बताई थी बस उसी को थोड़ा सा मैंने कोशिश की है कि सेंटेंस पे लिख दूं। कह रहा है ये रिलेटेड एबिलिटी है इनर इलेक्ट्रॉन्स की, ताकि वो आउटर इलेक्ट्रॉन्स पे एक शील्ड बना सकें और जो पॉजिटिव चार्ज जो न्यूक्लियस में है उसके इफेक्ट को थोड़ा सा कम किया जा सके। समझ रहे हो? अच्छा, थर्ड क्या चीज़ है, जितना ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट होगा उतना ही कम क्या हो जाएगी, आपकी आयनाइजेशन एनर्जी हो जाएगी। समझ रहे हो अच्छे से? आप लिखोगे, यानी अगर आप लिखना चाहो कि आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, आयनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू शील्डिंग इफेक्ट, SE समझना। ठीक है, इनवर्सली और डायरेक्टली का मतलब तो समझते हो ना, यानी अगर आयनाइजेशन एनर्जी शील्डिंग इफेक्ट अगर बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी, और अगर आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ गई तो शील्डिंग इफेक्ट कम हो जाएगा। ठीक है ना? समझ गए अच्छे से? स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आप ये 3 चीज़ करते हैं मुझे बहुत खुशी होगी, नहीं करते हैं तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बस इन बच्चों को थोड़ा सीरियस कैंडिडेट तक ज़रूर पहुँचाइए। ठीक है, और जो ज़रूरतमंद हैं, जो इतनी मोटी मोटी फीसें कोचिंग के अफोर्ड नहीं कर पाते हैं,
उन तक ज़रूर पहुँचाइए। अगर इस वीडियो से पढ़ के उनको कुछ भी लाभ हो गया, यानी एग्ज़ाम में उनके अच्छे नंबर आ गए, तो मुझे बहुत खुशी होगी। ठीक है बेटा, थैंक यू।